हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। एनसीपी के लीडर हैं और किसान सेवा संघ के प्रेसिडेंट हैं। बहुत ही सामाजिक कामों में पूरे देश भर में जाते रहते हैं और एक कोशिश है कि सही बात लोगों तक बताई जाए। अविनाश काकड़े जी हमें वक्त दे देते हैं हर मंडे को, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। अब से पहले भी कई बार इस तरह की बात होती रही है, लेकिन अब संविधान को बदलने की तैयारी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बिबेक देबरॉय, इनकी तरफ से ये कहा गया कि संविधान अब बदलना चाहिए, ये बहुत पुराना हो गया है। यानी अब से पहले हम लोग देखते रहे, समझते रहे कि वो हिंदू राष्ट्र लाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी साल है, ऐसा लगता है कि नश्तर का आखिरी तीर छोड़ने की तैयारी हो गई, संविधान बदलने की तैयारी हो गई। क्या कुछ है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही जाने माने एक पत्रकार हैं, उन्हें पत्रकार बहरहाल कहना पड़ता है इसलिए कि एक टेलीविजन चैनल के जो हैं वो सीनियर एंकर हैं, सुधीर चौधरी। आपको याद होगा कि वो जेल गए थे और उन पर करोड़ों रुपए की धांधली का, बल्कि एक्सटॉर्शन का इल्जाम था। अब वो गोदी मीडिया का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। जी न्यूज से आज तक में आ गए हैं और अब ऐसा लग रहा है जैसे हालात बदलते हुए देख करके गोदी मीडिया भी अब रंग बदल रहा है। गोदी मीडिया सवाल करने शुरू कर दिए और उसमें क्या क्या कुछ हो रहा है। सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी के बीच में क्या बात हो गई जो हमें आपको जानना बहुत जरूरी है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अडानी और एक और उद्योगपति ने देश की खदानों का बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में, करोड़ों रुपए का कोयला और कुछ दूसरे माइंस एक तरह से चोरी किए और इसी सरकार के दौरान होता रहा। आप समझते हैं कि अडानी का नाम लेना राहुल गांधी के को कितना महंगा पड़ा था कि उनकी सदस्यता जो है वो निलंबित कर दी गई थी। उन्हीं अडानी को की बात हो रही है। वो क्या कुछ है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट आई है, एग्रीकल्चर रिपोर्ट तैयार की गई है और वो मोदी जी की सरकार के लिए, एक कोई साहब विदेश में रहते हैं और यहाँ की एग्रीकल्चर पॉलिसी बना करके भेज रहे हैं। अब से पहले हम उसका हशर देख चुके हैं, जो किसानों के लिए 3 कानून लाए गए थे। 1 साल से ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और आखिरकार मोदी जी को वो वापस लेने पड़े थे। अविनाश काकड़े जी खुद किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, इस टॉपिक पर जरूर वो अपनी बात रखेंगे। अविनाश काकड़े जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि क्या हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई कि प्रधानमंत्री के ऑफिस का एक इंपॉर्टेंट आदमी 15 अगस्त को, जिस दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले से अपना भाषण दे रहे थे, जो कुछ बोला उस पर हम अब से पहले बात कर चुके हैं, और उसी दिन संविधान बदलने की बात कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस के एक इंपॉर्टेंट आदमी के जरिए। बड़े अखबार में उनका आर्टिकल छपा। आप इसे कैसे देख रहे हैं? हालांकि उसे बाद में यह कहने की कोशिश की गई कि ये उनका अपना जाती नजरिया हो सकता है, लेकिन आप इसे किस किस लेवल तक हम पहुंच गए हिंदू राष्ट्र के, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये एक फोटो मैंने आपको भेजा है। एक साइंटिस्ट है बैठे हुए, वो मिक्सिंग कर रहे हैं। वो एक दूसरे का 2024 के इलेक्शन के लिए फॉर्मूला तैयार कर रहे हो। आदरणीय मोदी साहब के लैब में बैठ के वो फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, हरे में नीला, नीले में पीला। उसका ये काम है। मोदी जी ने कहा था कर्म कर्म काल है, ये पहले कहा था अमृत काल है, अमृत काल के बाद में फिर कर्म काल कहा। मुझे लगता है कर्म काल के जगह कर्मकांड काल और मित्र काल ये सच्चाई है। एक तो कर्मकांड काल चल रहा है और मित्र काल चल रहा है। ये जो हमारे यहाँ धार्मिक तड़का लगाने का काम चल रहा है, आप जो बोल रहे हैं कि
क्या चल रहा है, किस तरीके से। ऋषि सुनक ने बोला कि धर्म ये व्यक्तिगत मामला है, मैं हिंदू, उसका मुझे गर्व है, एक कार्यक्रम में बोला उन्होंने, हिंदुओं के कार्यक्रम में। और गौमांस मेरा खाद्य है, वो मेरा निजी मामला है, इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बोला था। उसी की कड़ी में, उसकी अगली कड़ी में विवेक देवराय का ये स्टेटमेंट है कि आर्थिक कमेटी के सलाहकार है ये। मतलब कैसे कैसे लोग सलाहकार बन जाते हैं। आपको पता होगा नोटबंदी के वक्त अनिल बोकील सलाहकार बन गए थे, है ना। आपने 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 सलाहकार को कलाकार बताया, ये तो बता दीजिए, ये हो सकता है जान के ना कहा हो। कलाकार ही है, सारे कलाकार है, पूरे बैठे हुए कलाकार है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बड़े कलाकार है। अभी आजकल रोना धोना कम कर दिया उन्होंने, साल 1.5 साल हो गया, क्योंकि रोने पे लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करने लग गए थे, तो रोते नहीं है आजकल। वो कब रोएंगे कोई भरोसा नहीं। तो कलाकारी है। दूसरा एक कलाकार शरद मराठे बैठा था, जिसने कृषि कानून के लिए इनको सलाह दी थी। उनकी सारी फेहरिस्त मैं आपको बता दूंगा। एक कलाकार इनके बैठे हुए हैं अपने हरियाणा में, जिन्होंने बोल दिया कि मैं सुरक्षा हर एक को थोड़ी दे सकता हूं। मुख्यमंत्री अगर बोलता है कि प्रदेश के हर एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता, सुरक्षा का भाव नहीं दे सकता, तो क्या नफरती चिंटुओं को बढ़ावा दे सकता है? एक दूसरा बैठा हुआ है वहां मणिपुर में, वो तो ढक्कन है पूरा। इन्होंने पूरा का पूरा शासन प्रशासन केंद्र सरकार ने संभाल लिया, मगर उसको बर्खास्त नहीं कर रहे, क्योंकि वो हिंदुओं का चेहरा है वहां। मतलब इनके हिंदुओं के चेहरे आपने देखा होगा कि झारखंड के हेमंत सोरेन के ऊपर तीसरी बार ईडी और सीबीआई का वो सब चल रहा है। ये सब फॉर्मूले है सर, 2024 के फॉर्मूले। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने निजी राय कैसी दी, आरक्षण पर निजी राय कैसी दी, ये हर एक जगह अपना पत्थर डाल के देखते हैं। फिर उसके कितने हिलोरे आते हैं, तालाब में कितने हिलोरे आते हैं, उनके प्याली में, चाय की प्याली में कितने हिलोरे आते हैं, वो गिनते रहते हैं। और फिर जो आगे आता है, इन्होंने एक और पत्थर डाला था, बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब इनको पता चला कि उनका इतना कंट्रोवर्शियल शुरू हो गया, बाकी के लोग जो उनकी अपेक्षा थी कि हमको टिकट मिलेगा, मूर्ख है, बाकी पार्टियां मूर्ख है कि उन्होंने इलेक्शन घोषित होने के बाद कैंडिडेट डिक्लेयर करते हो जाहिरता से। ऐसे प्राइवेट में बता देते हैं कि तुमको लड़ना है, मगर पब्लिकली अगर अनाउंस कर दिया कैंडिडेट, तो उसकी कबर खोदने वाले उन्हीं के लोग हैं। ये भी एक उनका झांसा था, कैसे जीतने का उसका एक झांसा था। और इन्होंने क्या किया, वसुंधरा राजे को और शेखावत को चुनाव कमेटी से बाहर कर दिया। राजस्थान में भी एक और, आप देख लीजिए कितने मैंने तरीके से ये करते हैं। सांसद है विजय बघेल, उसको भूपेश बघेल के विरोध में खड़ा कर दिया। भूपेश बघेल मतलब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। एक सांसद को इन्होंने ऐसा ही खत्म कर दिया था, स्वपन दास गुप्ता को ममता बनर्जी के विरोध में खड़ा करा दिया था। वो स्वपन दास गुप्ता जो थे, वो तो राष्ट्रपति ने नॉमिनी थे, उनकी सांसदी भी गई और एमएलए भी हार गए। अभी ये उसके विजय कुमार के साथ, विजय बघेल के साथ में होने जा रहा है कि ये तो हारेगा, सांसद ही अगले बार टिकट नहीं मिलेगी, कि क्योंकि तू एमएलए हार गया तो तुझे सांसद कैसे बनाया, उसकी टिकट हार जाएगी। और इनका हारना तय हो गया है वहां पर, ये पक्का मैंने समझ लो। दूसरा इन्होंने और क्या किया, एनडीए के विरोध में उपद्रव शुरू कर दिया। आपको एक बात बता देता हूँ, इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन बोले, इंडियन रिजर्व बैंक बोले, इंडियन एयरफोर्स बोले, ये जो कुछ बोलना है बोले, मगर मणिपुर राष्ट्रीय प्रश्न बन तो वहीं के वहीं समाप्त हो सकता था। मणिपुर को राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अभी इस वक्त आदिवासी पूरे देश का आंदोलित है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अभी मैंने कुछ जनरल लोगों की बात सुना था प्राइवेट में, वो भी जो जनरल इनकी बहुत भक्ति में थे, आपने देखा होगा कि मिलिट्री के खूब सारे अफसर इनके भक्ति में थे, वो भी अभी बुरा बोलने लग गए कि इसको हैंडल करना नहीं आता है, सिक्योरिटी कॉज को, इकोनॉमी को ये हैंडल ढंग से नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ के मेजर जनरल और उनके ऊपर के पोस्ट के जो लोग हैं जिनसे हमारी कुछ बात हुई है, उन्होंने ये कहा, मोदी जी आज भी सपना बेच रहे हैं। 2000 वो क्या बोलते हैं, 1000 साल पीछे का सपना बेचते हैं, 1000 साल आगे का सपना बेचते हैं। 9.5 साल में क्या हुआ इसके बारे में कोई बात मोदी जी नहीं करते, ना मोदी जी का कोई आदमी करता है। ये दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि वर्तमान में जो हमारी समस्या है उसके लिए हमारा कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैंने जो बात शुरू की थी संविधान वाली, वो बात थोड़ी सी मैं समझता हूँ और उस पर बात करनी चाहिए
ये संविधान बदलने की कहानी आगे बढ़ेगी इलेक्शन आते आते, या रुक गई यहीं पर? आपको क्या लगता है? देखो, ये भी कहानी रुक गई, कॉमन सिविल कोड की भी कहानी रुक गई है। ये टेस्ट करते हैं ना सर। हाँ आपने देखा होगा, ये टेस्टिंग ग्राउंड पे टेस्ट करते रहते। मैंने इतने तो सारे मुद्दे बताए आपको कि हाँ कौन क्या हाँ बोल रहा है, कौन किस तरीके से बोल रहा है। इनके इनके जो मुख्यमंत्री है, वो वहां के क्या बोलते हैं, आसाम के, वो क्या बोलते रहते हैं। इनका जो पहले त्रिपुरा का मुख्यमंत्री था, इंटरनेट खोज वाला, महाभारत के काल में इंटरनेट खोज लिया था। तो ये टेस्ट करते रहते कि कितने मूर्ख है। जैसे ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, बत्ती जलाओ, मूर्खों की टेस्टिंग हो रही थी कि कितने मूर्ख बन चुके हैं, कितने लोग अभी मूर्ख है। और उनकी फिगर इकट्ठा कर रहे थे कि इतने मूर्ख तो अपने साथ है। मगर ये मूर्ख का जब पारा उतर गया, क्योंकि इन्होंने जब बोला कि माटी के साथ में सेल्फी डालो, तो हजारों जो हमारे जो फ्रेंड लिस्ट में है, मेरे सारे फ्रेंड लिस्ट में दोनों तीनों पेज के और इसके, तो उसमें दो चार भी नहीं दिखे। नहीं तो पहले इन्होंने बोल दिया कि ये करना है, दिया जलाना है, बत्ती जलाना है, थाली चलाना है, ये करना है, तो सब कुछ कर रहे थे लोग। इस अब बार नहीं कर रहे। इस बार एक चीज और नोटिस करने वाली थी। 15 अगस्त पर झंडा अपने अपने घरों पे फहराने के लिए इस बार उतना जोर शोर नहीं था जितना पिछले साल था। यानी वो झंडे को अब वो भी प्रायोरिटी में नहीं रहा, या वो जोश नहीं रहा लोगों में, या सरकार में जोश नहीं रहा। लोगों का कनेक्ट खत्म हो रहा है, लोगों का कनेक्ट खत्म हो रहा है, सरकार का जोश नहीं। सरकार तो कभी भी इन्होंने तिरंगे को झंडा ही नहीं बोला ना, ट्राई कलर को देश का झंडा नहीं बोला। 1947 से ये लोग बोल रहे हैं कि ये शैतान का झंडा है, हमारा झंडा तो भगवा होगा। और ये झंडा और ये संविधान उनको मान्य नहीं था। ये तो मजबूरी में उन्होंने बोला था। मगर अब लोगों के समझ में आ गया कि तिरंगा इनके लिए नहीं है। ये अपने को समझाते रहते हैं, मुद्दों पे भटकाते रहते, देशभक्ति बेचते रहते। देशभक्ति ऐसी नहीं होती है। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति जो जज्बा है वो अलग जज्बा है। उसके माध्यम से इस तरीके से राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता के बाद गांधी ने बोला था कि स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्रभक्ति ये शोषण का माध्यम बन जाएगा, झंझट का माध्यम बन जाएगा। क्योंकि राष्ट्रभक्ति जब जागृत हुई थी तो अंग्रेजों के विरोध में लड़ना था। अब किसके विरोध में लड़ना है? तो वो राष्ट्रभक्ति का उपयोग करके कभी ईसाइयों के विरोध में, कभी मुसलमानों के विरोध में, कभी दलितों के विरोध में, कभी किसानों के विरोध में, जाटों के विरोध में, गुजरों के विरोध में। तो ये राष्ट्रभक्ति नहीं हो सकती। गांधी सही बोलते थे, सही आकलन करते हो। इस 9 साढ़े 9 साल में जो हमने आपने देखा है वो ये कि वो जो मीडिया, गोदी मीडिया बना, उसमें अब कुछ तब्दीली नजर आ रही है। अभी जब कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे तब भी हमने देखा कुछ मीडिया हाउसेस ने रंग बदला था। ऐसा लग रहा था कि अब शायद रंग बदलेगा, चूंकि इलेक्शन का मूड देख करके कुछ मीडिया वाले बदलना शुरू हो जाते हैं कि अगली सरकार में एडजस्ट हो जाएं। अब ये जो सुधीर चौधरी वाली, हाँ, ये जो सुधीर चौधरी वाली बात आई, अब स्मृति ईरानी वाली, वो क्या कुछ है? आप कैसे देख रहे हैं उसे? देखो, ये आपने जो मीडिया बदल रहा था, उनका एक नाम एक पत्रकार ने दिया था, प्रेस्टिट्यूट। हाँ, ये प्रेस्टिट्यूट क्या शब्द है? जी 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 जी, शर्म आती है। देखिए, शर्म आती है कि उसके बारे में डिस्कस भी किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो एक इशारा किया था उस पर हम आप बात भी नहीं कर सकते, इसी तरह से पत्रकारों को जो प्रेस्टिट्यूट कहा गया था वो बहुत ही अपमानजनक था। लेकिन एक तबका है जो गोदी मीडिया में जो कन्वर्ट हुआ, वो मैं समझता हूं शायद ये वही लोग हैं। हाँ, तो प्रेस्टिट्यूट ने जो काम करना था वो किसी के सगे नहीं होते, किसी के सगे नहीं होते, क्योंकि ये शब्द ही गलत है। ये जो शब्द है वो प्रोस्टिट्यूट से प्रेस्टिट्यूट वाला शब्द इन्होंने इजाद किया था, इन्हीं के लोगों ने इजाद किया था। क्योंकि ये सरकार के साथ में अपना सब कुछ देने को तैयार है, पैसा, और इनको बाकी सुरक्षा अगर मिल जाए तो ये अपनी पत्रकारिता धर्म भूलकर सब कुछ करने को तैयार है। अभी ये तिहाड़ी पत्रकार है, चौधरी साहब, सुधीर चौधरी, जिनको तिहाड़ी बोलते हैं। मालूम नहीं तिहाड़ी में दिहाड़ी कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल पूछा था सिलेंडरा देवी से। सिलेंडरा देवी तो आप जानते होंगे कौन है, हमारी आदरणीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी, महिला बाल कल्याण, जिसको मणिपुर में महिलाएं नहीं दिखाई देती है। 2014 से पहले वो कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर बहुत महंगा हो रहा है, इसलिए आप उसको सिलेंडरा देवी कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। वो सिलेंडरा देवी है।
नहीं, अभी तो सिलेंडर जैसा उनका शेप भी हो गया। मेरे अच्छा। ख्याल से आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाती है वो, तो जी जी। आइसक्रीम की वजह से वो सिलेंडर जैसे हो गई है। तो हाँ। उन्होंने जो बोला था कि मुझे किस दिया, मुझे किस दिया, फ्लाइंग किस दिया। अरे भैया तू बूढ़ी है, काहे को देंगे अब कोई फ्लाइंग किस तेरे को, मगर वो समझती नहीं है। उनको प्रश्न सवाल पूछा था कि टमाटर 250 और 300 रुपए हो गए, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। उन्होंने ये तिहाड़ी जी को बोल दिया कि मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि तुम्हारे जेल में थे तो कैसे हाल थे, क्या हो गया तुम्हारा। अब ये मामला ये है, ये कौन है मालूम है, ये अकेले भी रेस में दौड़ेंगे तो ये सेकंड आएंगे और गुस्से में इतने आगे निकल जाएंगे कि जहां रेस समाप्त होती है उससे 2 किलोमीटर आगे इतनी घमंडी और गुरूर वाली महिला 9.5 साल से झेल रहा है भारत, इसको झेल रहा है भारत। ये जिस तरीके से बात करती है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में उनके शब्द, ये मांस, गौ मांस ये बेचेगी, इलीगल दारू ये बेचेगी, इलीगल होटल ये खोलेगी, इनका पूरा परिवार उसमें लिप्त होगा और उसको छुपाने के लिए ये पूरा एग्रेशन दिखाएंगी। ये क्या तरीका है, मुझे समझ में नहीं आता है। मरे हुए नहीं, आदमी के से अब मोदी जी की सरकार में एक और मंत्री है मोहतरमा, लेडी हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने तो कह निर्मला दिया भाई। था कि मैं प्याज नहीं खाती, तो क्या हो गया, प्याज नहीं खाएंगे अगर महंगी हो गई तो। नहीं ठीक है, जूते भी नहीं खाएंगे ये लोग, तो जूते पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। हम्म। हाँ, ये तो हर देखिए, ये तो वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं, ये मैं फिर वहीं आ रहा हूं वापस, कि आप अभी किस तरफ देख रहे हैं बीजेपी एनडीए, बल्कि बीजेपी मोदी कहा जाए, क्या ये आगे सरकार बना पाएंगे? क्या आपको क्या हाल लगता है जो अभी जो इंडिया के बनने के बाद, थोड़ा सा बता दीजिए, फिर और दूसरे इश्यूज पर बात करेंगे आप। देखो, मैं आपको एक बता देता हूँ, जो ये बोलते हैं 400 सीटें आएगी और 300 आएगी और 350 आएगी, आ नहीं रही है। हम्म। बेचैन है, मोदी जी बेचैन है, शाह जी भी बेचैन है, और उनके बाकी के सारे पैदे जो है, उनके जो सब ऑर्डिनेट है, जो पहले नेता थे उनके, अब सब ऑर्डिनेट जो बने हैं, वो अपने तेवर दिखाने लग गए। हर एक व्यक्ति अपना तेवर दिखा रहा है, आपको हर जगह दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के अलग तेवर है, राजस्थान के अलग तेवर है, मध्य प्रदेश के अलग तेवर है, कर्नाटक के तेवर ने अपना काम करवा दिया है जो कुछ काम करना था। तो हर एक जगह तेवर दिखाने का काम हो रहा है। कहीं मूर्खता की ये है, अधिकता है, क्या बोलते हैं, उत्सव चल रहा है, मूर्खता का उत्सव चल रहा है कई जगह पर। आसाम वाला तो अपने ही तेवर दिखाता है, वो तो नया मुल्ला है, बैज भी खाते हैं, जूते भी खाता है, और वो अपने तेवर भी दिखाते इधर। वो तो ये जिस तरीके से दिखाते हैं। ये जो मूर्खता का उत्सव है, ये आपने बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजी दी है। ये टर्मिनोलॉजी तो हालांकि बनाने में बड़े माहिर हैं बीजेपी वाले। आपने एक नई बात कही है, मूर्खता का अवसर। तो अभी ये बताइए कि सर, उत्सव उत्सव, अवसर नहीं, उत्सव उत्सव है। उत्सव उत्सव, तो इसमें अभी जो एक रिपोर्ट आई है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद माइनिंग होती रही और करोड़ों रुपए का देश का माल एक तरह से लुट गया, चोरी हो गया। वो क्या कुछ है, उसके बारे में बताइए। क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी हारने के बाद भी अपनी फाइनेंस मिलता रहे, उसे फाइनेंस उसकी तैयारी कर रही है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, फाइनेंस तो बहुत हो गया, नोटबंदी के बाद लबालब हो गए, सारे के सारे लोग लबालब हो गए। फाइनेंस की उनको कोई ये नहीं, 100 साल चल सकता है, 1000 साल का इतिहास बता सकते, तो 100 साल का फाइनेंस है उनके पास में। ये सब उसके बाद ही हो सकता है। हमारे पास में उसके पुख्ता, मैंने देखा हुआ, आंखों देखा हाल देखा हुआ है मैंने, सबूत नहीं, इसीलिए मैं डायरेक्ट किसी के नाम लेके नहीं बोल सकता, मगर बहुत कुछ हो गया है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक फोर्ब्स की, आपने फोर्ब्स की पिछली रिपोर्ट देखा होगा जिसमें हिल गया था सारा सरकारी महकमा। अभी एक फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट्स कलेक्टिव का एक जो ये है उनका, ये न्यूज एजेंसी है, रिपोर्ट कलेक्टिव एक न्यूज एजेंसी है, उनके पत्रकार है गिरजेश जलीहाल और कुमार संभव, ये दोनों ने एक रिपोर्ट दी है। जो रिपोर्ट ये कहती है कि अडानी को, गौतम अडानी और विनोद अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने जो 204 खदानें सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किए था, आवंटन निरस्त किया था 2008 से 2012 तक की, तो ये 2008 की अडानी की जो खदान थी उसको कंटिन्यू रखा गया। और ये रिपोर्ट अल जजीरा ने भी दिखाया है, ये रिपोर्ट सारे
दुनिया के जितने मैंने न्यूज़पेपर है उन्होंने भी ये सारी रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। उनके ऊपर अभी नोटिस तो दिया नहीं, पिछली रिपोर्ट पर अडानी जी ने नोटिस नहीं दिया, तो इस रिपोर्ट पर क्या देगा। मगर अडानी जी ने इस वक्त उसको जवाब दिया है कि हमारा जितना कुछ हुआ कानूनन हुआ है। अब ये कानून अकेले आदमी के लिए बदल दिए गए, इसकी सुनवाई कौन करेगा, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा, इसकी इंक्वायरी और सुनवाई नहीं कर सकते कोई, क्योंकि सरकार जिनकी है सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का। और प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण देते कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद इस देश को दिमक की तरह खा रहा है और उस दिमक को मैं मार दूंगा। अब ये उद्योगपतियों का कौन सा वाद है, भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है या शिष्टाचार है, ये कौन सा आचार है, ये प्रधानमंत्री जी बेहतर जवाब दे सकते हैं। आयोग ने इन्होंने जो जब आयोग को जब जवाब मांगा इन्होंने, नीति आयोग को, कोल मंत्रालय और प्रधानमंत्री को, तो इसका कोई जवाब तीनों जनों ने नहीं दिया। वो पत्रिका ने और रिपोर्टर्स ने जवाब मांगा, इसका कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने ये बोला कि नियम के अनुसार राज्य की सारी कंपनियों को जो ठेके मिलते थे उसके अनुसार हमने किया, और ये ठेके गुप्त तरीके से इनके लोगों ने, बीजेपी की सरकारों ने प्राइवेट लोगों को दे दिया और सारा प्राइवेट मुनाफा इनके झोले में डालने का काम इन्होंने किया। न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसका पंचनामा अगर कुछ किया होगा तो ये रिपोर्ट में पूरा स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से इन्होंने सरकारी कंपनियों का दुरुपयोग करके, सरकारी कंपनियों को आगे करके और प्राइवेट लोगों को सारी खदानें आवंटित करके और सब काम कर लिया। हालांकि इन्होंने कहा था कि सारी खदानें हम रद्द करेंगे, ओपन उसकी ब्रीडिंग होगी और देश को फायदा होगा। आपने सुना, देखा होगा उस वक्त 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। अब कहीं कोई घोटाला दिखाई नहीं देता है। विनोद राय जी ने कहा था अब वो सारी खदानें, आपको पता है 80,000 मेट्रिक टन उन्होंने कोयला निकाल लिया, 80,000 मिलियन टन कोयला अकेले अडानी ने निकाल लिया। ये रिपोर्ट है। और ये लूट की छूट अकेले अडानी समूह को क्यों दी गई है, इसके बारे में जब सारे नेता और सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें कंपनी का मालिक कोई और है, अडानी नाम है, कंपनी का मालिक कोई और है जो सरकार में बैठा हुआ है और सरकार का आदमी है, सरकार का जो मुखिया है उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूं, वही लोग आरोप आपस में लगा रहे हैं। मोदी जी ने देखिए इस तरह की बात तो अरविंद केजरीवाल भी कई बार कह चुके हैं कि असल तो सारा जो कारोबार है वो अडानी के नाम से हो रहा है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, पैसा उनका है। ये बात अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं और ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, असेंबली में कह चुके हैं। तो ये बहरहाल ये आने वाले वक्त में अगर कोई तब्दीली जब कभी होगी, हो सकता कहीं कोई जांच हो, लेकिन अभी जो हालात है, अभी तो देश लूट ही रहा है ना जी। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि सारी कंपनियां, नई कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बिडिंग में छूट मिलना चाहिए, इसलिए सभी सरकारी नियमों में बदलाव किए गए हैं। मतलब चोरी के लिए रास्ता तैयार करके उसमें उनके पद चिन्ह भी ना मिले, उनके कहीं कहीं रिकॉर्ड भी ना आए, उस तरीके से उनको सेफ पैसेज देके, जैसे कारगिल में पाकिस्तानी सोल्जरों को सेफ पैसेज देके और हम कारगिल विजय मनाते हैं, उसी तरीके से ये विजय भ्रष्टाचार के विरोध में हमारा हो गया। हमने उनको सेफ पैकेज दे दिया क्योंकि हमने सारे नियमों में बदलाव कर दिए कि कोई भी फॉरेन की कंपनी अगर होगी तो उसको खाली उसका एक डायरेक्टर का नाम बताना है, बाकी सारे डायरेक्टर के नाम खंगालने की जरूरत नहीं। ये सेफ पैकेज है। ये नियम में जो बदलाव किए गए उसका ये मामला इस तरीके से है। CMIE के रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी 2023 में इस देश की बेरोजगारी दर 7.45 हो गई है। काम किसी को नहीं मिल रहा है, काम किसी को नहीं दिया जा रहा है। और सेबी ने कहा क्लीन चिट देते हुए कि ऑफशोर कंपनी का कोई खुलासा हम नहीं कर सकते, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और ईडी, CBI और मनी लॉन्ड्रिंग विभाग शांति से सोया हुआ है गोदड़ी ओढ़ के। ये हालत है इस देश की और इस तरीके से ये देश चलाया जा रहा है। अब आप देखिए कि जिस तरह से गोदी मीडिया में से अब एक एक परत शायद खुलनी शुरू होगी, जिस तरह से चौधरी ने किया,
इसी तरह से शायद सरकारी एजेंसियां भी कुछ दिन में बेदार होंगी, जागेंगी। जो सीएजी की रिपोर्ट में तो अब खुल करके पार्लियामेंट में करप्शन बहुत ही खुल करके बताया गया। सुधीर चौधरी जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि गांधी का, नेहरू का, सरदार पटेल का, सुभाष बाबू का, भगत सिंह का, इसका किसी का योगदान नहीं है स्वतंत्रता में। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो 1940 से 61 के बीच में 7-8 देश आजाद हुए। इनको इतिहास पढ़ाओ भाई, इनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। मैं हर देश का फ्रीडम स्ट्रगल बता सकता हूं, हर देश का। इन्होंने जितने देश के नाम लिया है, आपको अगर समय होगा तो मैं पढ़ के बता सकता हूं कि इतने देशों ने फ्रीडम स्ट्रगल किया और इस तरीके से हार्ड स्ट्रगल हुआ है उनका। यानी वो अब जो है, वो जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश के लिए जान दी, अब उसको छोटा करके दिखाने की कोशिश है। तो इसलिए छोटा करके दिखाया गया है कि इनका आदमी उसमें कोई नहीं है। हाँ, ताकि वो माफी इन्होंने बार बार उसमें डालने का प्रयास किया था। जो पेंशनधारी थे, लाभधारी थे, 60 रुपए पेंशन जिनको मिल रहा था, कलेक्टर को 53 रुपए और उनको 60 रुपए मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने महान क्रांति कर दिए थे। मुझे लगता है महात्मा गांधी को पेंशन नहीं मिल रही थी मेरे हिसाब से। इनको खोज के निकालेंगे तो पता नहीं। सरदार पटेल को पेंशन नहीं मिली, जवाहरलाल नेहरू जी को पेंशन नहीं मिली, सुभाष बाबू को पेंशन नहीं मिली, भगत सिंह को पेंशन नहीं मिली, चंद्रशेखर आजाद जी को पेंशन नहीं मिली। ये किसी को पेंशन कैसे नहीं मिली और इनको कैसी मिल गई? इनकी ऐसी कौन सी देशभक्ति थी बड़ी कि इनको डायरेक्ट पेंशन मिलना शुरू हो गया? इसके बारे में सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अविनाश जी, मुझे उसके बारे में बताइए, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है? मोदी जी की एग्रीकल्चर पॉलिसी कौन लोग बना रहे हैं, क्या कुछ है? देश का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे बड़ी जो, इसको कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है, हमने जो स्कूल में पढ़ा है और अब तक भी देख रहे हैं। और आखिरकार किसानों के खिलाफ जो कानून लाए गए थे वो वापस लेने पड़े। अब ये एग्रीकल्चर पॉलिसी नई क्या चीज आने वाली है? इस 9-10 महीने में क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्या गुल खुलेगा? नहीं, कुछ करने नहीं जा रहे। ये जब बोलते थे सोनिया गांधी के यहाँ से आदेश जाते हैं और रिमोट से सरकार चलती है, ये इनकी सरकार तो डायरेक्ट अमेरिका का एक आदमी, ये नीति आयोग का लेटर मैंने आपको भेजा हूं। ये नीति आयोग के लेटर में एक शरद मराठे करके एक व्यक्ति है जो अमेरिकन सिटीजन है, 70 साल से 1960 से वो अमेरिका में रहते हैं। उनके एडवाइस पर, और ये नीति आयोग बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, नीति आयोग ने बताया कि उनके कहने पर हमारे यहाँ के कृषि कानून बने थे। तीनों कृषि कानून उनके कहने पे, जैसे अनिल बोकील के कहने पे नोटबंदी हुई थी, वैसे शरद जी के कहने पर, शरद मराठी जी के कहने पर हमारे देश में ये कृषि बिल आए थे, तीनों के तीनों कृषि बिल। और ये श्री जगदीश जालीहाल, इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये पूरा दिया है, वो आप कभी भी देख सकते हो। मैं उसमें क्या क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। ये शरद मराठे है जिन्होंने कृषि कानून के लिए एडवाइस किया मोदी जी को, और नीति आयोग ने उनको हाथों हाथ लेके उनका सारा का सारा एक्सेप्ट कर लिया। ये मैकेनिकल इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर का काम करते, कारोबार करते अमेरिका में। और ये न्यूट्रिस्ट्रेटिकल कंपनी मतलब वो फूड वाला जो होता है न्यूट्रिशन, उसके बारे में ये प्रोडक्शन करते हैं। ये आदमी हमारे देश के एग्रीकल्चर के कानून बना रहे। इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट मैनेजमेंट किया था। मोदी जी के इनके क्या संबंध है? तो मोदी जी का वो कौन से चौराहे पर, अमेरिकन चौराहा, ऑस्ट्रेलियन चौराहे, सब जगह हुआ, उसका ये सब मैनेजमेंट करने वाले शरद मराठी साहब है, बड़े आदमी है। उन्होंने मोदी जी के टास्क फोर्स में भी ये काम कर चुके हैं। पूरे मोदी जी का जो टास्क फोर्स है जिसमें वो एक्शन, जैसे वो है ना गावरानी हमारा जेम्स बॉन्ड, तो पता ही नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है, तो ऐसे गावरानी जेम्स बॉन्ड है जैसा ये भी गावरानी एग्रीकल्चर बता रहे थे, इनका जिसका कोई संबंध नहीं। और इन्होंने उसमें वो टास्क फोर्स में किसको किसको इन्वॉल्व किया? तो अडानी को किया, महेंद्र को किया, जितने गिद्ध थे जो किसी जमीन खाना चाहते थे, किसानों के पास का पैसा खाना चाहते थे, ट्रैक्टर उनको देके 2 रुपए का ट्रैक्टर 20 रुपए में देने का काम जो कर सकते थे, बीज देने का, खाद देने का, जमीन लूटने का, वो सारे टास्क फोर्स में जमा कर लिया था इन्होंने, अपने मोदी साहब ने, आदरणीय मोदी साहब ने। और इन्होंने 2016 में बताया था कि इनकम दुगना कर देंगे हम आपका।
जब इन्होंने 2016 में बोला तो दुगनी इनकम करेंगे तो सकल आमदनी हमारे देश की 8,000 रुपए पर परिवार थी, वो घट के हमारी हो गई है, बढ़ के हो गई है 10,000। दुगनी नहीं, 8 का 10,000 हुआ। मगर एग्रीकल्चर में क्या हुआ, तो एग्रीकल्चर में जो 48% हमारी आमदनी होती थी वो 38% पर आ गई, 10% हमारी आमदनी कम हो गई। गन्ने का जो हमारा लागत मूल्य था 2010-11 में 46,000 रुपए था प्रति हेक्टर, वो 2020 और 21 में हो गया 1,10,101 रुपया प्रति हेक्टर। 116% की बढ़ोतरी हो गई। हमारा इनकम जो था वो इतना सारा इतना कम हो गया कि 1,01,101 रुपए का जो हमारा लागत मूल्य बना, हमारा इनकम था 82,000 रुपए। आप बताइए, सीधा सीधा प्लान ये है कि किसानों की आमदनी नीचे गिरे और वो घबरा करके जमीनें बेच करके भाग जाएं, शहरों में जाकर के नौकरियां करें। थोड़ा ये कॉटन का भी मैं बता देता हूँ। कॉटन में हमारा लागत मूल्य था 24,195, 2020-21 में हो गया 67,000। मतलब ये कितने प्रतिशत बढ़ा, तो 180% लागत मूल्य बढ़ा। और धान का लागत मूल्य हमारा जो आमदनी बढ़ी है हमारी धान की, वो 20,306 रुपए थी, ये 20,445 इतनी बढ़ी। मतलब 200-300 रुपए हमारी आमदनी बढ़ी है कितने सालों में, तो 2009 से 10 से लेके 20-21, मतलब 10 सालों में हमारे 300 रुपए भी नहीं है वो सर, 100 रुपए है उसमें। तो देखिए वो सुनिए, मैं आपको बताऊं वो बढ़ी कहाँ, वो तो इन्फ्लेशन जो होता है, जो इसकी करेंसी की वैल्यू जो गिरती रहती है, जो डॉलर और रुपए का जो फर्क होता है, उस हिसाब से तो वो गिरी है। अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कम हुई है, बढ़ी नहीं है कहीं। हाँ, हमारा धान का लागत मूल्य 178% बढ़ा है। धान का लागत मूल्य 178% बढ़ा और हमारी कीमत मात्र 51% बढ़ी है। आप देख लीजिए ये क्या रेशो और किस तरीके से गड़बड़ा गया है पूरा का पूरा। हमारे किसानों को जो मजदूरी से कमाई होती है वो 4,000 रुपए कमाता है और कृषि से 3,700 रुपए प्रति हेक्टर कमाता है। मतलब मजदूर से किसान पीछे हो गया। हाँ हाँ, ये वो बिल्कुल सीधा सीधा वही है कि आप इतने नुकसान में जाने लगे कि आप मजबूर हो जाएं कि जमीन बेच करके जाएं और छोड़ छाड़ के चले जाएं। आप किसानी छोड़ दें किसी तरह से। जैसे बिल गेट्स सबसे दुनिया का सबसे बड़ा किसान है, अडानी आज ही हमारे देश के सबसे बड़े किसान है। अडानी के बाद में अंबानी हो जाएंगे और बाकी सब लोग किसान हो जाएंगे। बाकी जितने आज के जमींदार किसान हैं वो सब मजदूर हो जाएंगे। जैसे 3 करोड़ किसान अमेरिका के फुटपाथ पर सोने को मजबूर हो गए, हमारे यहाँ तो 80% तबका है सर। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, 90 करोड़ लोग किसानी का काम करते हैं और सारे के सारे फुटपाथ पर आ जाएंगे, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये प्रेस्टिट्यूट वाले का सब्स्टिट्यूट धंधा करने के लिए सबको आजाद कर दिया जाएगा और इसको बोलेंगे हम अमृत काल, इसको बोलेंगे हम कर्म काल। और उससे अलावा प्रधानमंत्री जी बड़े शौक से बताते हैं कि हम लोग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो। एक बात का दुख है सर, एक बात का दुख है कि हमारे देश के मध्य प्रदेश में 5,000 छात्रों की परीक्षा नहीं हो रही, नर्सिंग की परीक्षा नहीं हो रही है। ये क्या, ये छात्र है या मुर्दे है, कौन है ये? 3 साल से परीक्षा नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं आ रहा है, उनका अगले क्लास में नहीं जा रहे, एग्जाम बार बार हाईकोर्ट और ग्वालियर खंडपीठ रोक रहा है और फिर भी आंदोलन नहीं कर रहे। देश लूट रही है, उनका भविष्य लूट रहा है, उनके वर्तमान ख्वाब लूट रहे हैं, उनका सर्वस्व लूटा जा रहा है और फिर भी आंदोलन करने को उतारू नहीं होते। क्या नशा पिया हुआ है? धर्म का नशा है, जाति का नशा है, कौन सा नशा पिया हुआ है इन्होंने? 5,000 छात्र अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते, मगर 3 साल से बर्बाद हो रहे, मगर कहीं आंदोलन नहीं कर रहे, कहीं आवाज नहीं उठा रहे। क्या चल रहा है देश में देख लीजिए। अरे साहब, एक तबका तो वो है जो गोबर खाने के लिए और पेशाब पीने के लिए तैयार हो चुका। जब इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा तो अपना भी भूख भूल जाएंगे लोग। शायद इस रास्ते पर सरकार जा रही है। ये देखने की बात है कि क्या अब भी बोला था कि भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हाँ,
अब तो भूखे को मिटाने का इंतजाम शायद हो रहा है, अब तो भूखा ही मिट जाए तो ज्यादा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। और मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि काकड़े जी बहुत सी तैयारी करके बैठते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से कुछ इश्यूज होते हैं जिन पर हम बात नहीं कर पाते। आइंदा नेक्स्ट मंडे फिर आपसे बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।